अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, क्या उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र गुंडई से चलेगा, क्या लाठी से चलेगा? आज हम इस विषय पर बड़ी गंभीर चर्चा करने के लिए यहाँ पर सब जमा हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों, आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों के भीतर हिंसा का जो तांडव हुआ, ये अपने आप में लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। उत्तर प्रदेश में गुंडई के सहारे, हिंसा के सहारे, बम बंदूक कट्टे के सहारे और महिलाओं की इज्जत को तार तार करते हुए लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। ऐसे प्रमाण उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों से देखने को नहीं मिले हैं। जो हिंसा का तांडव उत्तर प्रदेश के 58 जनपदों में देखने को मिला है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव ना हो गए, मानो कि देश की सत्ता पर कब्जा करना हो गया। क्या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव इतने बड़ा महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उसके लिए सरकार प्रायोजित हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा? पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी? उत्तर प्रदेश में दिल्ली जाने वाला नेशनल हाईवे 2 घंटे तक बंधक था। सीतापुर में बम बंदूक गोलियां चल रही थी, लोगों पर हमले हो रहे थे, पुलिस भागकर अपनी जान बचा रही थी। और लखीमपुर खीरी के भीतर जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। आज जो ताजा तस्वीरें आई हैं वो और लज्जित करती हैं। एक समाज के रूप में हमें ये बताती हैं कि अभी हम सभ्य समाज नहीं बने हैं। एक निर्वाचित महिला जिसको जनता ने चुना है, वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का पर्चा भरने के लिए जब जाती है तो उसकी भी साड़ी खींची जाती है, उसको अर्धनग्न कर दिया जाता है और पुलिस उसको घेर कर रोकने की, खींचने की कोशिश करती है। और ये तस्वीरें सार्वजनिक हैं। पुलिस अपने संरक्षण में महिलाओं की इज्जत को तार तार करवा रही है। मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में इस प्रकार के दृश्य नहीं देखे। ये बहुत विचलित करने वाली बात है कि पुलिस गुंडों के साथ खड़ी हुई है, पुलिस बलवाइयों के साथ खड़ी हुई है। और ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं रहा है। ये किन लोगों के हाथ में ये चीजें दी गई हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर एक बड़ा कलंक लगा दिया है? क्या कोई सोच सकता है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि महिला को ब्लॉक में भरी सभा के भीतर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसकी साड़ी खोल दी जाए, उसको अपमानित किया जाए, उसको अर्धनग्न कर दिया जाए? कल हमने प्रस्तावक के साथ ऐसी घटना होते देखी। आज जो तस्वीरें सार्वजनिक हुई उसमें रितु सिंह के साथ जो कुछ हुआ है बेहद लज्जाजनक है। एक नागरिक के तौर पर हमें गुस्से से भरता है और यह बताता है कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार से सत्ता पक्ष के साथ मिलकर गुंडागर्दी कर सकता है। यह हतप्रभ करने वाली बात है। आप इन तस्वीरों को देखें, ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। कई ऐसी तस्वीरें जो हम चला नहीं सकते, जहां पर उस महिला की पूरी साड़ी खुल चुकी है और पुलिस खड़े होकर मूक दर्शक देख रही है और उस महिला को ही बंधक बनाकर पुलिस रखी है ताकि वो नॉमिनेशन दाखिल ना करने पाए। अरे ये भी किसी की मां है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। आप क्या कर रहे हैं? ये अनर्थ है। क्या जीत के लिए महिलाओं की इज्जत के साथ खेला जाएगा? क्या पिछड़ा समाज की महिला को इस प्रकार से अपमानित किया जाएगा सार्वजनिक तौर पर? और इसके खिलाफ अब तक की कोई बड़ी कार्रवाई न करना, कोई बड़ी जांच न बिठाना, वहां के चुनाव को रद्द न करना, यह प्रमाणित करता है कि सत्ता पक्ष की हिस्सेदारी है इसमें। क्योंकि जिनको जिताया गया है वो वहां की सांसद रेखा वर्मा की निजी सचिव है, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है। मीडिया में खबर आने के बाद एफआईआर जरूर लिखी गई, 2 मामूली लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जबकि तहरीर में सांसद का भी नाम था। जिले के डीएम और एसपी को अब तक न तो टर्मिनेट किया गया, न सस्पेंड किया गया, न उनके खिलाफ कोई जांच के आदेश हुए। हमें जीत किस कीमत पे चाहिए बहनों भाइयों? क्या लोकतंत्र लाठी से चलेगा? क्या लोकतंत्र महिलाओं की धोती खोलने से चलेगा? क्या यह हमारा लोकतंत्र मजबूत इस प्रकार से होगा जहां हम अपनी महिलाओं का भरी सभा में सार्वजनिक अपमान करें, उन्हें नंगा करने की कोशिश करें? एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मैं बड़ा व्यथित हूं। मन बहुत दुखी है, गुस्से से भरा हुआ है कि क्या हम अपनी महिलाओं को सम्मान भी नहीं दे सकते? आज वो लोग कहां हैं जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? वो लोग क्यों खामोश हैं? राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या इनका दायित्व तो नहीं बनता है कि जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ, महिला के साथ इस प्रकार का आचरण हो सकता है, तो सोचिए कि आम महिला के साथ क्या हो सकता है? एक महिला की इज्जत क्या है? उसके वस्त्र, उसकी साड़ी। आप उस साड़ी खींच रहे हैं, क्या बचेगा उसके शरीर में और उसकी इज्जत में?
यह घोर पाप है। यह उत्तर प्रदेश की धरती पर महापाप हुआ है। आप 2 4 10 सीटें जीत जाएंगे, 100 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन यह पाप जीवन भर आपका पीछा करेगा। ऐसे पाप से बचना चाहिए। लोकतंत्र गुंडागर्दी से नहीं चलता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस नैतिकता के पायदान पर खड़े होकर आरोप लगाती थी, उसने उस नैतिकता के पायदान को खो दिया है। वरना कोई कारण नहीं था कि कठोरतम कार्रवाई करती भारतीय जनता पार्टी, उनके अध्यक्ष, उनकी पार्टी के लोग सामने आते और कठोर कार्रवाई करते। ऐसे निर्विरोध निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को पार्टी से बाहर निकाल देते। उत्तर प्रदेश सरकार से हम उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हिंसा हुई है 58 जनपदों में, ये वीडियो से साफ है। अगर होमगार्ड को भी जांच दे दी जाएगी, वो भी कह देगा कि ये सरकार प्रायोजित हिंसा है। जहां पुलिस के सामने अपहरण हो रहे हैं, पुलिस के सामने महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है, पुलिस के सामने बम, गोली, बंदूक चल रही है, नेशनल हाईवे 2 घंटे तक बंधक बनाया जाता है। एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो कुछ हुआ, यह हमने कल आपको दिखाया। बीजेपी हमेशा आरोप लगाती थी कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी की सरकारों में गुंडागर्दी होती है, और उसी गुंडागर्दी के खिलाफ ये मैंडेट लेकर आए थे 2017 में। लेकिन महज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए हिंसा का जिस प्रकार से खुला तांडव रचा गया, बहनों भाइयों, यह बताता है कि गोरखपुर की हिस्ट्री क्या है। उस हिस्ट्री को पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया गया है। क्या उत्तर प्रदेश के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या हमारी बहन बेटियों की रक्षा इस प्रकार से होगी? क्या हम अपने बहन बेटियों को जो जनप्रतिनिधि बन गई हैं, उनके साथ ये सलूक होने देंगे? कार्रवाई के नाम पर महज कुछ छोटे अफसरों को सस्पेंड करने वाली सरकार इस बदनामी के दाग से बच नहीं सकती। मैं बीजेपी से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को इसके लिए कसूरवार मानता हूं। यह सरकार प्रायोजित हिंसा ने भारतीय जनता पार्टी के दामन पर एक दाग लगा दिया है। जब आप ये कहते हैं महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, क्या अनीता यादव महिला नहीं है? क्या रितु सिंह महिला नहीं है? क्या पिछड़ा समाज से होना गुनाह है? क्या पिछड़े समाज की महिलाओं के आप साड़ी खींच लेंगे, उनकी धोती खींच लेंगे, उनको सरे राह नंगा कर देंगे सिर्फ इसलिए ताकि आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत जाएं? लानत ऐसे जीत पे। किस काम की ये जीत जो आप महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करके, उनकी इज्जत तार तार करके आप ये जीत हासिल करते हैं? ऐसी जीत बेकार है लोकतंत्र में। आजादी के 75 साल बाद हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है, यह समाज के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। और हमारे यहां की नौकरशाही, इसको खड़े रहने को कहो तो ये बैठ जाती है, बैठने को कहो तो घुटने पे आ जाती है, और घुटने पर आने को कहो तो लेट जाती है, और लेटने को कहो तो ये नंगे हो जाते हैं। ये नौकरी के दौरान ली हुई शपथ इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इनके लिए सत्ता पक्ष से दिया गया आदेश सर्वोपरि है, वो चाहे किसी की भी सरकार रही हो। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही रीढ़ विहीन है। इनके लिए नैतिकता जैसे शब्द बहुत छोटे हैं। मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी कुछ लोगों को, जो इस तरह के न्यू नॉर्मल के आदी हो गए हैं, जो इस प्रकार की कुव्यवस्था के आदी हो गए हैं। लेकिन सोचो कि जो कुछ अनीता यादव और रितु सिंह के साथ हुआ, अगर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होता तो क्या होता? क्या ये तब तुम्हारे लिए न्यू नॉर्मल होता? नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि मानदंडों को गलत स्थापित मत होने दीजिए डेमोक्रेसी में। पार्टियां रहेंगी, बिगड़ेंगी, बनेंगी, सरकार आएगी, जाएगी, पर अगर एक गलत परिपाटी पड़ गई बहनों भाइयों, तो आने वाले वक्त में, आज इनकी सरकार है, कल दूसरे की होगी, वो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर खूंखार हिंसा करेंगे। ये डेमोक्रेसी के अंत की शुरुआत है। और अगर यही करना है, सिर्फ दिखावा और ड्रामा करना है, हिंसा का सहारा लेना है, तो मैं सरकार से कहता हूं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहता हूं, आप विधानसभा में एक कानून बनाइए, संसद से पास कराइए, पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खत्म कर दीजिए। कोई काम की नहीं है पंचायती राज व्यवस्था। अगर इस प्रकार का हिंसा का सहारा लेके सरकार गुंडागर्दी से चुनाव जीतेगी, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। ये लोकतंत्र को अपमानित किया गया है, ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र से चलाने की कोशिश है, ये लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलने की कोशिश है। इस लोकतंत्र के नाम पर हमारी बहन बेटियों और महिलाओं के साथ जो उनकी इज्जत तार तार हुई है, इसके लिए समाज कभी क्षमा नहीं करेगा। ये बेहद अपमानजनक है, ये किसी सभ्य समाज में स्वीकार योग्य नहीं है। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और समाज को खुलकर इस प्रकार के कृत्यों की निंदा करनी चाहिए। डेमोक्रेसी वी द पीपल,
भारत की जनता के लिए है ये राजनीतिक दलों के लिए लोकतंत्र नहीं बना है, ये हमारे और आपके लिए लोकतंत्र बना है। इसलिए प्रतिकार भी हमें आपको करना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा, और महिलाओं की इज्जत तार तार करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं बीजेपी से भी कहता हूं, निकाल बाहर करो ऐसे लोगों को जो गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं, या तो फिर चाल चरित्र चेहरे की और पार्टी विद डिफरेंस की बात आप हटा दीजिए, वरना कार्रवाई करके दिखाइए जो कुछ गुंडागर्दी हुई है। 346 निर्विरोध सीटें जीतकर आपने कोई इतिहास नहीं रचा है। आपके पहले भी बड़े बड़े सूरमा आए हैं उत्तर प्रदेश में, और ये आपसे भी ज्यादा निर्विरोध सीटें जीत कर गए हैं। आज उनकी क्या हालत है? क्या आप उनके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं? जवाब है हाँ। कुछ बयान सुने आप। यही घटना हुई, सब मेरी साड़ी उड़ी फाड़ दी और ब्लाउज फाड़ दिया और मेरा माल जेवर पर्स सब छीन लिया और पर्चा फाड़ कर डाल दिया। और हम लोगों को बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ही हुआ। रेखा वर्मा और लोकेंद्र प्रताप सब लोग वहाँ देखते रहे, पुलिस वाले भी सब सारे देखते रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि ये महिला पर क्या अत्याचार हो रहा है। दुख है इस बात का कि महिला के साथ इस तरह व्यवहार हुआ हो। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हस्तक्षेप की, निर्विरोध कराने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया। जो प्रस्तावक और समर्थक थे उन्हें ब्लॉक तक पहुंचने नहीं दिया। पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और प्रशासन के लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे पे ये काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गुंडा, माफिया, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सब उसमें शामिल हो गए हैं, जिसका रिजल्ट आपने पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में देखा, अभी कल आपने प्रमुखी के चुनाव में देखा। पूरे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 5 लोगों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। जो सीसीटीवी कैमरे में जिनको कैद किया गया था, जिनकी फोटो थी इस प्रकार का कृत्य करते हुए, उन दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई परिशीलन में है। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में जांच करे, और जांच के सबूत और वीडियो फुटेज भारत समाचार और हमारे पत्रकार देने को तैयार हैं। गवाही भी देने के लिए हमारे पत्रकार तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं कहता हूं, आप जांच बिठाइए, हम वीडियो देंगे आपको, हम ओरिजिनल फुटेज देंगे आपको, हम एक से एक कड़ी जोड़कर आपको देंगे, गवाही के साथ, सबूत के साथ। आप कराइए जांच इसकी और दीजिए इन महिलाओं को न्याय जो पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखती हैं, जिनकी इज्जत तार तार की गई है। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में आईपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से, हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं, सैयद जरीन बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समीर सिंह थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश में बहुत ही जाने माने पत्रकार, और एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। सैयद जरीन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये दृश्य देखकर मैं बड़ा विचलित हूं, बहुत दुखी हूं। जो कुछ भी हमारी बहनों के साथ लखीमपुर खीरी में हुआ है, ये स्तब्ध करता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद हम डेमोक्रेसी में अपनी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की गुस्ताखी, इस प्रकार से उनके अपमान, इस तरह से उनकी इज्जत को तार तार होते देखेंगे। ब्रजेश जी, देखिए, महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी दल से ताल्लुक़ रखती हो, या देश के किसी भी हिस्से में वो रहती हो, इस तरीके का जो कृत्य कल मेरे सामने, मैंने जब टीवी खोला और टीवी खोल के मैंने देखा कि 16 ज़िलों में जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के जो नामांकन में जो हंगामा बरपा हुआ है, आप यकीन मानिए कि मैं देख करके हिल गई। और एक जिस तरीके से हमारे देश की, मतलब आप दलित महिला कहिए, आप बीजेपी की कहिए, आप उसको किसी भी परिवार की महिला कहिए, जिस तरीके से उसकी साड़ी को खींचा गया, और जिस मतलब ये चीरहरण नहीं तो क्या है ये, कि एक महिला, ये दिखाना हुआ कि पुरुष प्रधान समाज में आप किसी महिला को खड़े होना नहीं देना चाहते हैं। आप क्या बनाना चाह रहे हैं देश को, उत्तर प्रदेश को? क्या तालिबाना बनाना चाह रहे हैं? आपको झकझोरती हैं कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनी हुई महिला नेता के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं खुद देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गई कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये किस तरीके का प्रकरण, ये नया प्रकरण जुड़ रहा है कि एक महिला जो अपना नामांकन कराने जा रही, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून किसी भी महिला, किसी भी पुरुष को ये अधिकार देता है कि वो जिस दल से चाहे अपने आप को जोड़े, जहां से चाहे अपना नामांकन करे। तो आप उस अधिकार को छीनने वाले कौन होते हैं? और वो भी इस बुरी तरह से कि उसके कपड़े नोच रहे हैं आप।
ये कहाँ का, ये भारत की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी, इन्होंने तो बंगाल चुनाव में अपनी एक टीम भेज दी थी। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यूपी में भी चुनाव का आप देख रही क्या प्रकरण चल रहा है, आप यहाँ कब अपनी टीम भेजेंगी, कब यहाँ पर सुनवाई होगी, कब महिलाओं को इज्जत से जीने का मिलेगा। मैं देखिए, मैं किसी पार्टी की नहीं हूं भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अपना कैबिनेट विस्तार करते हैं तो उसमें 9 महिला मंत्रियों को और शामिल करते हैं, 11 का आंकड़ा आप बना रहे हैं। पर उनमें तो से किसी ने एक बयान भी आज बीजेपी के वही मुझे दुख हुआ। मैं ब्रिजेश ब्रिजेश जी, मैं पूरी अपनी बात करूं कि एक महिला ने ट्वीट करके इस बात पर अपना विरोध दर्ज नहीं कराया, अपना गुस्सा दर्ज नहीं कराया। मैं अनुप्रिया पटेल जी से भी पूछना चाहूंगी, आप एक दलित समाज का नेतृत्व करती हैं, आप बस मंत्री भर बनने तक के आप दलित के उसमें थी, आपने क्यों नहीं एक ट्वीट किया उस महिला के लिए? दुख होता है। थैंक यू मैडम। तो आईपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के एक नेता के साथ, एक प्रत्याशी के साथ जो कुछ भी हुआ ये स्तब्ध करता है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जो कुछ भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुआ, हिंसा फैली। ब्रजेश जी, 2014 से लेकर 2017 तक पार्टी विद द डिफरेंस के नारा देकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन आज सत्ता के लिए भाजपा के गुंडे जिस तरह से तांडव कर रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। 2-2.5 दशक में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव पद्धति थी, चुनाव आयोग जीवित था, टीएन सेशन को हम सब याद करते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, लेकिन हिंसा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही थी। मैं देश की मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं भारत समाचार के माध्यम से। अगर पंचायत चुनाव में हिंसा बंगाल में होती है तो पूरे देश को दिखाया जाता कि देखिए साहब, बंगाल में हिंसा हो रही है। उससे 10 गुना ज्यादा हिंसा उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5-3 महीनों में हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जिस तरह का तांडव किया गया, सबसे कम सीटें जीतने वाली बीजेपी, उसके 66 से ज्यादा उसके जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष जीत गए। और वही तांडव कल देखा गया जिस तरह से हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की गई, जिस तरह से हमारे माताओं बहनों के साथ उनका चीरहरण किया गया। जब उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहा गया कि ये धर्म के रक्षक और ये युधिष्ठिर के समान है, लेकिन दुशासन का काम कल पूरे देश ने देखा। हाथ पर हाथ धरी रही बीजेपी, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री छोटी छोटी बातों को ट्वीट करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। हमारी बहनों के कपड़े छीने गए, उतारे गए, लेकिन एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री ने जो आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री, उनसे नहीं पूछा है। समाजवादी पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। 15 जुलाई को हम सभी जो तहसीलें हैं उसके मुख्यालय पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और महामहिम को हम ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह से ह्रास हुआ है, जिस तरह से गिरावट आई है, और ये वो भारतीय जनता पार्टी, आज मैं राजभर जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोई माफिया, गुंडा, मवाली, लैंड ग्रैब करने वाले, पर बीजेपी का कहना है कि आपकी हुकूमत में भी यही सब होता था, तो वो भी यही कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, आज जो हालात हैं, ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा। मेरी 53-54 साल की उम्र में मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा है। मेरी भी 30 वर्ष से ज्यादा की राजनीति है जी। धरना पर बैठे हुए बीजेपी लाठीचार्ज कराती है, विधायक घायल हो जाते, मैं स्वयं घायल होता हूं, और मैं 17 साल से ज्यादा विपक्ष में था, कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ कि धरने पर लाठीचार्ज हुआ हो। और अगर जरा भी आप विरोध करते हैं तो अफसर जिलों में आपके घर गिरा देते हैं। आजमगढ़ में मेरे घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर दलित समाज का परिवार, जो इंजीनियर है, तमाम डॉक्टर हैं, उन घरों में अब पुलिस और बीजेपी की मिलीभगत से, बुलडोजर से, बिना किसी मुकदमे के, ये आत्मनिर्भर पुलिस से मिलकर उनके मकान गिरा दिए गए, उनके कपड़े फाड़े गए महिलाओं के। लगातार इस बात को हम कहते रहे। एक सप्ताह बाद देश की मीडिया की आंख खुली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हिलाल नकवी साहब को आमंत्रित करता हूं। हिलाल साहब, आज के ये दृश्य हैं और हिंसा की जो घटनाएं हैं, आपको पता है कि 58 जनपदों में वायलेंस हुआ,
और जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिले, नेशनल हाईवे 2 घंटे तक ब्लॉक का था, बंधक था, महिलाओं की इज्जत तार तार की जा रही है। आपकी पार्टी के भी एक प्रवक्ता का मैंने देखा कि उनके सामने लाइव किडनैपिंग, ये तो अंधेरगर्दी है। ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी अब उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे, क्या कहें, बेहुदा जनता पार्टी कह दें इसको, हम बेलगाम जनता पार्टी कह दें इसको। वहां उस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नर एक महिला हैं और उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उनसे तो उम्मीद की जाती है कि गवर्नर जो है वो इस राजनीति से ऊपर उठ करके कम से कम कुछ तो बोलेंगी, इतना ही कहेंगी कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, ना जांच की बात करते। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज की तारीख में दलित लोगों को, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, लखीमपुर में उनका किडनैपिंग हो गई, आज अभी तक की जो है उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। और सैफ अली नकवी साहब जो जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो लगातार बैठे हुए वहां पर कि रिपोर्ट लिख लीजिए, और अभी तक की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब मैं आया हूं तब तक नहीं लिखी। क्या ये सत्ता संरक्षित हिंसा है? ये सत्ता प्रायोजित हिंसा है? ये सत्ता प्रायोजित है, सत्ता संरक्षित है, और साथ ही साथ ये सत्ता के अंदर बौखलाहट है। क्या हम अपनी बहन बेटियों को इस प्रकार से आचरण करते हैं कि महज एक चुनाव जीतने के लिए, भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए आप किसी की साड़ी खींच लेंगे? सोचिए कि मतलब किसी के घर की बहू बेटी है वो, आप आज क्या कर क्या रहे हैं? ब्रिजेश भाई, पूरा उत्तर प्रदेश लज्जित है। मैं बात सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन लोगों ने कहा, पूरा उत्तर प्रदेश लज्जित है। ये जो चीरहरण किया गया, ये उत्तर प्रदेश की इज्जत का चीरहरण किया गया है। वो महिला तो मात्र प्रतीक है। क्या ये उत्तर प्रदेश की हमारी 11 करोड़ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़? ये पूरे उत्तर प्रदेश का चीरहरण किया गया, और जब जब चीरहरण हुआ तब तब महाभारत हुआ, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खान साहब। मैं तो हैरान हूं कि मैं तो 22 साल हो गया मुझे इस काम में पत्रकारिता करते हुए। मैंने कई अब तक 5 से ज़्यादा मैं देख चुका हूं चुनाव पंचायत के, पर इस प्रकार की अराजकता, ऐसी हिंसा, सत्ता का ऐसा खुला संरक्षण, महिलाओं के साथ इस प्रकार का आचरण, ये बहुत दुखी करता है, बहुत व्यथित करता है, और ये बताता है कि हमारी डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजाइल हो गई है। बिल्कुल ब्रजेश जी, आप ये जो चुनाव जिला पंचायतों को हो रहे हैं, अब जिस तरह से हो रहे हैं, जिला प्रशासन जिस तरह से मिलके, डीएम और एसपी मिल करके, डीएम एसपी अपने मन से तो कुछ कर नहीं रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिला पंचायतों को समाप्त कर देना चाहिए। मैं इसके पहले वाले डिबेट में मैंने कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट जनता से कराना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं कराते हैं कि जीत नहीं पाएंगे। आगे आप लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र की तो हत्या कर दिया योगी आदित्यनाथ जी, जिसको लोग योगी कहते हैं। महिला का चीरहरण हो रहा है, एक मामूली सिपाही, उसको बेचारे की क्या गलती, उसको एसपी ने कहा कि जाओ ऐसे खींचो, तमाशा करो, इसके साथ तमाशा कर रहा है, वो बेचारा सस्पेंड हो गया, 8 दिन के बाद बहाल हो जाएगा। ये कौन सा तरीका साहब? ये तो देश को नहीं, पूरे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, महिला, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इस सरकार को तो तुरंत मुझे तो शंका लग रही है ब्रजेश जी कि आने वाले 2022 के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो जाए कि 50 एमएलए निर्विरोध चुन लिए गए, अरे किसी को पर्चा दाखिल नहीं करने देंगे। ये तो कैसी गुंडी सरकार आ गई है कि किसी एमएलए को भी पर्चा दाखिल नहीं करने देंगे। ये ऐसी आशंका पैदा हो रही है, इमरजेंसी से बढ़ के ये कारनामा करने जा रहे हैं। और इस पे इनका कहीं से कोई एक आदमी, कल एक आदमी लिस्ट लेके बैठ जाएगा कि देखिए मेरे इतने ब्लॉक प्रमुख चुन के आ गए, मेरी जनता में इतना विश्वास है, जनता मुझे विश्वास करती है। 349 निर्वाचित हुए हैं, आ गई है चिट्ठी। हाँ, अब फिर कल से चालू हो जाएगा। और ये देखिए, ये भी आ गए हमारे, ये भी आ गए, हम जनता के हितैषी हैं। अरे साहब, ऐसी अंधेरगर्दी वाली सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। और 3 दशक से ज्यादा का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से हिंसा का तांडव, जिस प्रकार से हमारी माताओं और बहनों के साथ उनकी इज्जत को तार तार किया गया, आज जो ताजा तस्वीर आई है ऋतु सिंह की, देखकर मैं तो स्तब्ध हूं और शर्मिंदा हूं कि हमारे समाज में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक महिला के साथ इस प्रकार उसकी साड़ी खींच ली गई। एक तस्वीर तो ऐसी है जो मैं दिखा नहीं सकता आपको। यह बेहद अपमानजनक है। आपको जीत किस कीमत पे चाहिए? क्या यह गुंडागर्दी होगी जहां हम अपनी महिलाओं की इज्जत की रक्षा न कर सकें? ब्रजेश जी, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? पिछले 25 सालों से मैं लिखते लिखते परेशान हो गया हूं।
चुनाव जब तक जनता के बीच से नहीं होंगे, जनता नहीं चुनेगी, तब तक ये गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ये धनबल, बाहुबल और परिवार बल, आप एक आकलन करवा लीजिए। आप देखिए, या तो सांसदों के रिश्तेदार हैं, या उनके निजी सचिव हैं, या विधायक के रिश्तेदार हैं, या उनके खास हैं, और ये इस तरह किया जा रहा है कि किसी तरह कब्जा करना है, जबकि ये भूल जाते हैं कि 1995 से लेके अब तक जो लोग इस तरह चुनाव जीते हैं वो फिर विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। 1995 में सपा जीती, 96 में हार गई। 2000 में बीजेपी जीती, 2002 हार गई। 2005 में मुलायम सिंह जीते, 2007 में हार गए। 2010 में बसपा जीती, 2012 हार गए। 2015 में अखिलेश जीते, 2017 हार गए। तो ये समझना जब होगा, इतने उदाहरण मौजूद हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। ये तो कहते थे साहब हम बड़े अनुशासन वाले हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं। ये एक होड़ है। देखिए ब्रजेश जी, ये एक होड़ है, और कारण हर सांसद, हर विधायक, सभी दलों के ये बेचैन है कि कैसे जितवाएं अपने रिश्तेदारों को, कैसे अपने लोगों को जितवाएं। आपको मालूम इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत ही 1994 में ये, पर आपको जीत किस कीमत पे चाहिए? जीत किस कीमत पे चाहिए? किस कीमत पे आपको जीत चाहिए? तारा देवी का जीत किस कीमत पे चाहिए आपको? किसी कीमत पर, चाहे महिलाओं की इज्जत तार तार कर दी जाए, उस कीमत पर भी चाहिए। 1900 कुछ मैं बता तो रहा हूं आपको। 1995 का पहला चुनाव हुआ, तारा देवी दलित महिला थी, उसका अपहरण हो गया इसी बारादरी के पास से। उसके बाद से ये गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, और ये यहां तक पहुंच गया, देखिए शासन का वो, कि अब जो ये बाहुबली हैं। थैंक यू ब्रजेश जी। समीर सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। थैंक यू ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। समीर सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। समीर सिंह जी, जो कुछ भी दृश्य मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं वो स्तब्ध करता है। वो भारतीय जनता पार्टी के कल्चर, आपकी नीतियों से मैच नहीं खाता है। ऐसा लगता है कि आपको सत्ता किसी कीमत पे चाहिए। एक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए इतनी सरकार प्रायोजित हिंसा, ये अपने आप में बड़ा स्तब्ध करती है, और आपने इसको अलाउ कैसे किया, और अब तक किसी पे कार्रवाई नहीं? समीर सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? समीर सिंह जी सुन पा रहे हैं? और लाइट उनसे मेरा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बात बड़ी अचरज में करती है सैयद जरीन जी कि अब तक बीजेपी ने कार्रवाई तक नहीं की है किसी के खिलाफ। मैं कहता हूं कार्रवाई करे बीजेपी, निकाल बाहर करे ऐसे आरोपियों को, क्यों नहीं कर रही है? फोन अपना ऑफ करे हुए थे और पुलिस वहीं पर मूक दर्शक बनी जो है सब कुछ देख रही थी। बहुत दुख होता है ये सब देख करके कि जब ऑन कैमरा हमने ये चीज़ देख ली। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल का कि आपने ये एक छोटी सी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा आपने खुलासा करा है कि एक महिला मेरा ये चला गया, वॉइस चली गई। मैं फिर भी बोल रही हूँ कि एक महिला जो अपना नामांकन कराने गई थी, महिला प्रत्याशी अपना नामांकन कराने गई थी, उसको इस तरीके से उसका चीर हरण हुआ, उसकी साड़ी को पूरा नोचा गया, उसको वहां जाने से रोका गया। और तो जब मतलब उस महिला के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल तो होगा तभी वो इतने बड़े नामांकन के लिए गई थी। तो आप ब्रजेश जी ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही बीजेपी? मैं ये जानना नहीं, मैं बिल्कुल कार्रवाई, बिल्कुल एक ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि एक नजीर बन जाए। और ब्रजेश जी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि आप ये सोचिए कि उस उत्तर प्रदेश के जो अन्य गांव हैं वहां पर जो बच्चियां स्कूल जाती होंगी तो वो ऐसे गुंडाराज में कैसे स्कूल जाने पाएंगी, कैसे शिक्षा हासिल करने पाएंगी? जब एक महिला प्रत्याशी जो मेरे ख्याल से एक अच्छी एज की थी, उनको आप अटैक कर रहे हैं, गुंडे उनको अटैक कर रहे हैं, और वहीं की सांसद
जो रेखा वर्मा है उनके, उन्हीं के ही कह रहे हैं कि उन्हीं ये के सब रेखा रिश्तेदार जो वर्मा हैं- का रचा हुआ है और जी, रेखा वर्मा के उन्हीं खिलाफ जी, ये बीजेपी की क्यों राष्ट्रीय नहीं? उपाध्यक्ष हैं। उनको तो खुद सामने निकल कर नेशनल आना वाइस चाहिए, प्रेसिडेंट, एक महिला होने के नाते। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जी, और ब्रजेश रेखा जी। वर्मा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही, उनको तो खुद सामने आना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। और उन लोगों को जो उनके, देखिए आई एम श्योर, मैं एक महिला हूं तो मैं जान रही हूं कि भाई उनकी जानकारी में ये चीज नहीं हुई होगी कि उन्हीं के रिश्तेदार जो थैंक है यू वो मैडम। दूसरी समीर महिला सिंह से मेरा संपर्क स्थापित हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, 2 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में हिंसा का जो तांडव हुआ वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। आपको किस कीमत पे जीत चाहिए? आप तो पार्टी विद ए डिफरेंस थे, आप तो नैतिकता के उच्च मानदंडों की बात करते थे। क्या हुआ लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सिद्धार्थनगर में? क्या आप वही परिपाटी दोहरा रहे हैं जिसकी आप आलोचना करते थे? बोलूं ब्रजेश जी? यस प्लीज गो अहेड। मेरा निवेदन है कि मैं सबको सुन रहा था, एक बार देर से जुड़ा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, टेक्निकल प्रॉब्लम के नाते नहीं जुड़। कोई बात नहीं, बोले आप। ब्रजेश जी, मैं बहुत लोगों की बातें नहीं सुना हूं, लेकिन आपकी बातों से सार समझ गया हूं कि आप कहना क्या चाहते। देखिए, मेरा भी प्रश्न है आपसे। 2012 से 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 2007 से 2012 बहुजन समाज पार्टी की सरकार। उसके पहले भी 2002 से 2007 समाजवादी पार्टी की सरकार। पंचायत चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी ये किसी से छुपा नहीं है, मैं गिनाना नहीं चाहता। रही बात लखीमपुर की, आप बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। और घटना क्या थी लखीमपुर की? बैठ के चैनलों पर झूठ बोलना कोई कर सकता है। लखीमपुर के अंदर निर्दल प्रत्याशी के द्वारा नामांकन के समय महिला से बदसलूकी की गई, उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, दोनों जेल गए हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, दोषी पुलिस अफसर पर कार्रवाई हो गई। दूसरी बात मैं पूछता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये कहते हैं जिला पंचायत में हिंसा हो रही है, ब्लॉक प्रमुख में हिंसा हो रही है। मेरे 2-3 सवाल है ब्रजेश जी। हाँ, जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कितनी सीट घोषित किए थे ये बताएं कि उनको कितनी जीत मिल गई और कितनी सीट उन्होंने घोषित किया था। बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वो कहां खड़े थे? वो कहते हैं साहब हम अन्याय कर रहे हैं। 2017 में हमने अन्याय किया था, कांग्रेस के साथ एक गठबंधन करके लड़े थे, जमानत जब्त हो गई, पूरी तरह हार गए। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन करके लड़े, चुनाव हार गए, डिंपल यादव को भी नहीं जिता पाए और कहते हैं साहब कि हम अत्याचार कर रहे हैं। 2020 में बाई इलेक्शन हुए थे, 6 बाई इलेक्शन, सिर्फ जौनपुर की 1 सीट जीत पाए, 1 पर जमानत जब्त हो गई, 1 पर सेकेंड पोल किए, 4 पर जमानत जब्त हो गई। ये नहीं बताते कि हम कहां खड़े हैं। तो जो कुछ भी हिंसा समीर जी उत्तर प्रदेश के भीतर हुई, इस हिंसा को आप सपोर्ट करते हो? नहीं, आप पिछलों की गलती के साथ अपने को भी जोड़ लेते हो? ब्रजेश जी, छिटपुट घटनाएं हुई हैं, ये छिटपुट है। हिंसा में समाजवादी पार्टी शामिल है। समाजवादी पार्टी ने हिंसा किया, कई जगह समाजवादी पार्टी लड़ने की स्थिति में नहीं थी तो उसके नेता हिंसा पर उतारू है। अभी कल भी वो हिंसा करेंगे, मैं आज ही बता रहा हूं आपको, कल भी वो हिंसा करेंगे। आईपी सिंह आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। यस आईपी सिंह, 1 बाय 1। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। डिबेट हम बहुत अनुशासन में चलाएंगे, अगर बीच में एक दूसरे के बोल टोका टाकी हुई तो मैं आवाज बंद करूंगा। कृपया संयम बरतिएगा, अनुशासन भी। आईपी सिंह जी गो अहेड प्लीज। सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं, मोदी करते हैं, और जेपी नड्डा भी उसी बात को दोहराते हैं। लेकिन जिस तरह का तांडव लगातार उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, क्या प्रधानमंत्री का नैतिक दायित्व नहीं बनता है? क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नैतिक दायित्व नहीं बनता है? उत्तर प्रदेश से इकलौते मंत्री राजनाथ सिंह का दायित्व नहीं बनता है? आप 7 साल के मुख्यमंत्री रहे, आप नोट कर लीजिए। क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि लोकतंत्र का जिस तरह से चीरहरण हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्या हुआ उन्नाव में, क्या हुआ हाथरस में जो रेपिस्ट थे उनके साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खड़े हो गए। जो रेपिस्ट थे उन्नाव में उनको बचाने का काम खुद मुख्यमंत्री ने किया।
क्या हुआ लोकतंत्र शाहजहांपुर में में? ये बता रहे पंचायत के चुनाव में हिंसा की स्वामी परिपाटी जो रही है। उनके गुरु थे, क्या हुआ मसाज करते हुए, और किस भेष में पूरी दुनिया ने देखा था? क्या हुआ बाराबंकी में? क्या हुआ लखीमपुर खीरी में 5 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ? पंचायत चुनाव पर बात करिए। पंचायत नहीं, चुनाव। सवाल यह है कि बीजेपी को उसको बताने की जरूरत है कि बीजेपी झूठ और फरेब की राजनीति करती है, और बीजेपी में जिस तरह से सिर फुटवेल है, मैं इनकी भावना को समझता हूं। ये घबराहट है बीजेपी के अंदर। बीजेपी समझ रही है कि वो सत्ता से बाहर जा रही है, और खदेड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। नोट कर लीजिए, खदेड़ने का काम शुरू हो गया। 12 करोड़ 39 लाख वोट में से एक तरफा पंचायत में जनता ने समाजवादी पार्टी को दिया। वीरेन जी, 2 दिनों से हिंसा का जो तांडव चल रहा है, और आज जो लखीमपुर खीरी से नई तस्वीरें रितु सिंह की आई हैं, और जिस प्रकार से उनको अर्थनग्न करके उनके साथ मारपीट की गई, पर्चा फाड़ा गया, नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया, 58 जिलों में हिंसा, ये कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है। और समीर सिंह हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में इस प्रकार के पंचायत चुनाव में परिपाटी रही है हिंसा की। देखिए, लखीमपुर में जो घटना हुई है वो ये दर्शाती है कि बीजेपी की सरकार में बहन बेटियों की इज्जत नहीं बच पाई, और बीजेपी ये कहती थी कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन उसका ये नारा फेल हो गया, क्योंकि महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ, एक सीट जीतने के लिए पूरे देश में जिस तरह से कलंक लगा लखीमपुर में आज, वो अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका पूरा एजेंडा महिला सम्मान, भ्रष्टाचार और अराजकता पर था। पारदर्शिता की बात वो करते थे, लेकिन एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से आज पूरे देश में किरकिरी हो रही है, इससे बचा जा सकता था। पुलिस की लाठी बीजेपी के हाथ में है आज, और उसी के दम पर वहाँ पर लोगों ने, गुंडों ने जिस तरह से पुलिस मूक दर्शक बनी रही और चीरहरण की कोशिश हुई, ये बहुत अपमानजनक है। ये कैसे और किस मुंह से अब दूसरे दलों को गुंडों की पार्टी कहेंगे? क्या बीजेपी में गुंडों को समर्थन नहीं है? अब इससे ज़्यादा समर्थन और क्या देंगे कि अब घर में घुस के अब कपड़ा खींचे तब माना जाएगा? तो ये सब बातें अब बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हथकंडा अपनाएगी, थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि बीजेपी को माना जाता है कि गुंडों के खिलाफ पार्टी है, और उसकी सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा कि योगी जी हमेशा ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। तो जो ये सब कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गए प्रदेश में? ये कौन अराजक लोग हैं और ये किस तरह के गुंडे हैं? आज छोटे लेवल पर कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, सीओ सस्पेंड हो गए, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, लेकिन और भी बड़े अधिकारियों पर इसकी जिम्मेदारी देकर सरकार को एक उदाहरण पेश करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए था, क्योंकि महिला सुरक्षा हर कीमत पर देने का संकल्प था बीजेपी का, उसमें वो फेल हो गई आज। और एक बात ब्रजेश जी और साफ हुई कि बीजेपी सरकार में जो नामांकन कर ले वही विजेता। अब चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, नामांकन ही आपको सब कुछ है आपके लिए। तो एक बात तो ये भी आई। अच्छा, जो लोग जो आप रास्ता खोले हैं, हो सकता है कि अगले चुनाव में नामांकन की जरूरत न पड़े, पर्चे न खरीद पाए लोग, नामांकन तो दूर की बात, तो पर्चे खरीदने में भी मवाल होगा आने वाले वक्त में। तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी राज्य में जब हिंसा होती है तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों पर, सत्ताधारी दल पर उंगलियाँ उठती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में आज इस तरह से चुनावी हिंसा हुई, बम चला, गोली चली, सीतापुर में क्या क्या नहीं हुआ, लखीमपुर में महिलाओं की इज्जत आबरू तार तार कर दी गई। तो ये नए डीजीपी कर क्या रहे थे? ये तो इनको सलामी मिली है, ये तो कुछ कर नहीं पाए नए डीजीपी, ये तो फेल हो गए। देखिए, उनको तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ रहे हैं। पहले उनके नाम पर एक बहुत बड़ा विज्ञापन छप गया, जबकि पुलिस महकमे में ऐसा कभी होता नहीं था। एक ज्वेलर ने डीजीपी के सम्मान में बहुत बड़ा पूरा टाइम दूंगा, छपवा दिया। फिर उसके बाद
डीजीपी साहब के सामने ये चुनाव आ गया जिला पंचायत का, जी। फिर उसके बाद अब ये ब्लॉक प्रमुखी में बवाल, गोली बवाल, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि भाई लोकतंत्र में जब जिसके पास लाठी होती है उसका तंत्र चलता है, पर जीतता एक बात है। बताओ, बीजेपी को कम से कम रेखा वर्मा जो उनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिनके कारण ये सब हिंसा हुई लखीम, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने कहा, सरकार का कहना देखिए, समीर सिंह कह रहे हैं सरकार ने कार्रवाई कर दी। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी ने क्या कार्रवाई की। अब एक महिला सांसद के सामने, एक महिला एसडीएम के सामने इस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ है, सरकार किस स्तर की कार्रवाई कर रही है ये देख नेशनल रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो। हाँ बिल्कुल, और बीजेपी अपने आप को, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मांग करूंगा कि रेखा वर्मा के खिलाफ जांच कराई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रेखा वर्मा पे। देखिए जो दौर चल रहा है उस दौर में कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि ये चुनावी मौसम आ चुका है। अभी और बहुत कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी जी। लेकिन लोकतंत्र की जो हत्या की सवाल आज उठ रहा है, लोकतंत्र में इससे पहले भी तमाम गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, लेकिन इस बार वो सीमा थोड़ी और आगे बढ़ गई, पार हो गई। अब उसको किस रूप में कौन देखता है ये तो अपनी अलग बात है। लेकिन ब्रजेश जी एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो सत्ता है, इज्जत है, शोहरत है, बुलंदी है, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। ये आज तुम्हारी है तो कल हमारी होगी। तो जो आज विपक्ष में है कल वो सत्ता में भी आ सकते हैं, जो आज लाठी खा रहे हैं वो कल दूसरों को लाठी खिला भी सकते हैं। तमाम सारी ये होता रहा है लोकतंत्र में, तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये जरूर है कि नारियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान हर हाल में होना चाहिए, और ये बीजेपी की सरकार का संकल्प था। ये चर्चा आज पूरे देश में है, गांव-गांव में है कि एक नारी का लखीमपुर खीरी में अपमान हुआ, स्त्रियों का अपमान हुआ योगी की सरकार में, वो इसको बचा नहीं पाई। ये एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इस पर कमज़ोर हुई है। बहरहाल गुलजार साहब ने लिखा है कि पत्ते तो सिर्फ पतझड़ में गिरते हैं और नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई उन्होंने जीत हासिल कर ली है जी, उनको बहुत बधाई और मुबारक हो। लेकिन साहित्य में आज जो सुनाऊंगा उसको सुनिएगा और समझिएगा, आनंद लीजिएगा कि जिसमें हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, और एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। और कल मैंने बोला था, आज फिर कहूँगा कि शीशा चकनाचूर हो गया और चेहरा भी बेनूर हो गया, और लाठी बनी सहारा उसका, वो कितना मजबूर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, समीर सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। मैं आपका स्टेटमेंट लूं इसके पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऐतिहासिक बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं, और हमारे लाखों दर्शकों को भी सुनाना चाहता हूं। अटल जी का वो बयान चलाया जाए, फिर हम समीर सिंह जी से सवाल करेंगे। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा आपसे सवाल कर रही है समीर सिंह जी, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी ईमानदारी से उनकी आत्मा को जवाब देंगे। ओके, आज पता नहीं उनसे संपर्क मेरा स्थापित नहीं हो पा रहा है। जैसे ही दोबारा संपर्क स्थापित होगा हम उनसे यही सवाल जरूर करेंगे। आज वो ऐसे नेटवर्क में है, मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिलाल नकवी साहब, टूट रहा है और 5-10% हिलाल साहब का वक्त। ब्रजेश भाई, इसके अंदर लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जी ब्रजेश भाई, बड़ी बात, इसमें दो चीजें और भी छूट जाती हैं। जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसके अंदर चौथा खंबा भी बहुत महत्वपूर्ण है, और दो पत्रकार नेशनल चैनल्स कहलाते हैं, उसके पत्रकारों को एटा में मारा गया,
पुलिस के सामने मारा गया, उनका कैमरा छीन लिया गया। और दूसरा कन्नौज में यही घटना घटित हुई है। कन्नौज में भी जो है वो कैमरा छीन लिया गया, वो जब फोटो बना रहे थे पर्चा छीनते पर कांग्रेस ने तो कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, मैंने देखा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। कांग्रेस, सपा ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आप लोगों को घेर लेना चाहिए राष्ट्रपति भवन, आप लोगों को घेर लेना चाहिए राजभवन, क्यों नहीं घेरा आपने? कहां है विपक्ष? कांग्रेस निश्चित, अगर इतना सब कुछ हुआ है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? आप चाहते हैं मीडिया आपकी लड़ाई लड़े? आप अपनी लड़ाई जब तक स्वयं नहीं लड़ेंगे, मीडिया आपकी लड़ाई क्यों लड़ेगा? ब्रजेश भाई, कांग्रेस लगातार क्या कर किया आप लोगों ने? लगातार सड़कों पे हर मसले कहां है अपोजिशन? हर जगह हर वक्त सड़कों पे। और आज की तारीख में अकेले हमारा अध्यक्ष ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की, जिन पे 70 से ज्यादा मुकदमे। एमएच खान साहब, क्या विपक्ष की कमजोरी के नाते इस प्रकार से हिंसा का खुला तांडव हो रहा है? 1000 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं। खान साहब, इससे ज्यादा और क्या? थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। ब्रजेश भाई, बात तो मत कह लेना, आपने एक सवाल पूछा, बताएंगे तो कि कांग्रेस कहां है? प्लीज कॉपरेट। हाँ खान साहब, गो अहेड। नहीं, समीर सिंह जी तक संपर्क बने तो बताइएगा भाई। जी, खान साहब बोलिए आप। नहीं, मैं सर आपको मैं देखिए, इस विषय पर मैं आपको सलूट करता हूं कि आप जैसा पत्रकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जिसने ये जिम्मेदारी ली हो, प्रशासन को चैलेंज किया हो और शासन को चैलेंज किया हो और सत्ता पक्ष को भी चैलेंज किया हो कि विपक्ष को भी चैलेंज किया हो, उतने फुटेज मुझसे ले लो, तुमको जरूरत नहीं है। जी जी, जितने फुटेज चाहते हैं ले लो, लेकिन कार्रवाई करो, ये लिपापोती मत करो। ये इससे बड़ा मीडिया का रोल हो ही नहीं सकता है जितना बड़ा मीडिया का रोल आज आपने अदा किया है। और आज भी नहीं, मैं कहता हूं लगातार आप अदा करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार संज्ञान में ले ले तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा कि आप एक मीडिया का आदमी जो आपका रिपोर्टर है वो वहां मौजूद है, उसकी आप ब्रीफिंग ले लीजिए। हम गवाही देने को तैयार हैं, वीडियो देने को तैयार हैं, एविडेंस देने को तैयार हैं, जांच करिए आप, हम सब देने को तैयार। तब इतनी बड़ी बात करने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे शर्मनाक घटना हो सकती है। जब मैं अभी अटल जी की बात सुन रहा था तो मैं बड़ा भावुक हो गया, मेरे मन में उनकी स्मृतियां फिर से ताजा हो गईं। क्या डेमोक्रेसी की परिकल्पना इन महान नेताओं ने की, और आज हम कहां खड़े हैं? हेलो ब्रजेश शुक्ला जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं आपको। मैं अटल जी की आज बातें सुनकर मेरा मन बड़ा भावुक हो गया और पुरानी स्मृतियां फिर से ताजा हो गई कि क्या महान नेता थे वो, लोकतंत्र के बारे में क्या उदाहरण थी उनकी। ब्रजेश जी, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं आपको कि जिस समय उनके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो प्रमोद महाजन गए थे और कहा कुछ लोग तैयार हैं अटल जी, लेकिन वो कुछ लेन देन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गिर जाने दीजिए, जो आप बता रहे हैं उसको मैं चिमटे से भी छूना स्वीकार नहीं करूंगा। और एक वोट से पूरा लोकतांत्रिक इतिहास देख लीजिए, एक वोट से कोई सरकार गई हो। यहां तो 20-20 वोट, 25-25 वोट इकट्ठा कर लेते हैं लोग, एक वोट से उनकी सरकार, और जानते थे कि मेरी सरकार खतरे में है। तो ये लोकतंत्र है, हारना स्वीकार कर ले कोई, और लेकिन ये लोकतंत्र जिंदा रहेगी, सबसे बड़ी बात है। पर ये वही बीजेपी है, और कहना चाहूंगा मैं, बीजेपी के अधिकांश नेता भी उस दौर के हैं, बैठे हुए हैं। अटल जी आज भले नहीं है, लेकिन क्या उनकी नीतियों को भुला दिया गया, तिलांजलि दे दी गई? जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये कि सारे लोग यदि ईमानदारी है तो एक आंदोलन करें, एक बात में धरना दें कि जनता सीधे चुने अपने प्रतिनिधियों को। ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जी, इसमें आप देखिएगा ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, ये गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है, इस पे कोई वो नहीं है। थैंक यू। उस मुद्दे में कोई नहीं जाना चाहता, बाकायदे बस ये चीजें चल रही हैं कि हमको विरोध करना। विरोध करने से क्या होगा, आप उस जड़ को काटिए जिसके कारण ये हो रहा है। सैयद जरीन जी, क्या गुंडों के हाथ में लोकतंत्र दे दिया गया है कि गुंडे अपने हिसाब से चीजें तय करेंगे, जहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है? ब्रजेश जी, इस वक्त परम आदरणीय अटल जी का जो बयान आपने सुनवाया, सच में मैं भी भावुक हो गई। आपको पता है, मैं अपना एक एग्जाम की तैयारी छोड़ के उनके भाषण सुनता था। जी, मतलब आप ये सोचिए ब्रजेश जी
कि तभी तो आपका चैनल और आप इतने ज्यादा, मतलब मैं दिल से आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ, दुआएं देती हूँ, तभी आप इतने ज्यादा ईमानदार, इस देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में एक हैं और आपका चैनल बिल्कुल सर्वप्रथम है। जिस तरीके की आप बात करते हैं और जो चैनल दिखाता है वो बिल्कुल देश में इतनी सच्चाई कोई चैनल नहीं दिखाता है। और जैसे अभी आदरणीय अटल जी का आपने बयान दिखाया, तो जिन सिद्धांतों के आधार पर उस वक्त बीजेपी चलती थी और जिन सिद्धांतों का हवाला देकर वो इस टाइम सत्ता में आई है, क्या अब वाकई वो इस सिद्धांतों पर है? क्या लोकतंत्र जीवित है? मैं एक भारतीय होने के नाते मैं ये अपने अंदर ये बात रखती हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल अपना जिंदगी का आधार मान के चलती हूँ कि हर हाल में इस देश के हर नागरिक को लोकतंत्र बचाना है, और जब लोकतंत्र ही मर जाएगा तो कैसा देश चलने पाएगा। और अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता का बयान सुन रही थी, तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर, जी ब्रिजेश जी, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, तो देखिए सरकार भी आपकी, पुलिस आपकी, कहां बैठे उनकी आवाज ही नहीं जा रही, सीबीआई भी आपकी है। अरे आप बिल्कुल जांच बैठाइए, पाकिस्तान में कुछ होता है तो आप जांच बैठाकर तुरंत रिजल्ट दे देते हैं। सिंह जी, ऑलराइट। समीर सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ। आप कहां बैठे हैं? आज आपसे बात ही नहीं हो पा रही, फोन डिस्कनेक्ट बार बार हो जा रहा है। अब मैं देहात में हूँ, इस नाते आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अटल जी वाला बयान सुना आपने जो मैंने सुनाया? जी, आपने अटल जी की एक स्पीच मैंने सुनाई थी, क्या आपने सुनी वो? नहीं ब्रजेश जी, मैं दोबारा सुनाना चाहता हूँ, 10 सेकंड की सुन लीजिए, दोबारा चलाई जाए, समीर सिंह जी को सुनाया जाए, चलाया जाए। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। समीर सिंह जी, अटल जी की आत्मा आपसे सवाल पूछती है और मुझे लगता है कि आपको पूरी ईमानदारी से उन्हें जवाब देना चाहिए। नहीं देखिए ब्रजेश जी, दो बातें मेरा कहना है। अटल जी हमारे नेता थे, हमारे आदर्श हैं और आज भी हम उनके आदर्श पर चल रहे हैं। देखिए, आप जिला पंचायत के चुनाव का विषय रखे हैं, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए चिंतित हूं कि आपके ऑडियो प्रॉब्लम के नाते मैं अपनी पार्टी का विषय नहीं रख पाया। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। आप कहते हैं हम सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हमने इटावा में क्यों नहीं किया? हमने संत कबीर नगर में क्यों नहीं किया? हमने बलिया में क्यों नहीं किया? हमने आजमगढ़ में आईपी सिंह बैठे हैं, हमने आजमगढ़ में क्यों नहीं करके जीत लिया, जो अखिलेश यादव सांसद हैं? ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इटावा के अंदर हम नहीं जीत पाए। अगर दुरुपयोग करना था तो हम इटावा में किए होते। आप जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है ना? जी परफेक्ट मिल रही है, आप बोलते रहें। मैं जिस घटना की बात कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हार से बौखला गई है और जगह जगह हिंसा पर उतारू है। कल मतदान है, कल भी ये हिंसा करेंगे। अखिलेश यादव ने एक आरोप लगाया आज मीडिया के साथ बातचीत में, मेरी बात के इशारे पर ये गुंडागर्दी हुई। मेरी बात पूरी हो जाए ब्रजेश जी, 30 सेकंड और लूंगा। आईपी सिंह अभी चिल्ला चिल्ला के लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भुक्तभोगी है ब्रजेश जी। 1993 में लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा था। आईपी सिंह ने मुलायम सिंह का विरोध किया था और मुलायम सिंह ने इनको अपने सामने लाठियों से मरवाया। बात बड़ी पुरानी पकड़, ये हॉस्पिटल चले गए थे और आईपी सिंह जवाब दो। आदित्यनाथ ने बेइज्जत किया है, इन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। ये सीएम आवास में घुस नहीं सकते, ये घुस नहीं सकते सीएम आवास में। ये इनकी हैसियत है, ये इनकी हैसियत है। अरे सुनील बंसल के तालू चाटकर प्रवक्ता जैसा इस उम्र में छोटा सा पद दिया है। अगर सुनील बंसल के तालू नहीं चाटते तो शायद समिटिंग कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तुम इस लायक नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हें न गोरखपुर पहचानता, न तुम्हें मुख्यमंत्री पहचानता, न तुम्हें पार्टी तुम्हारी पहचानती, और तुम बैठ के यहाँ 30 साल पुराना इतिहास बता रहे हो। अरे हमें सब इतिहास पता है, सब इतिहास पता है। लखीमपुर में लड़की महिलाओं की साड़ी सपा के लोग खींचते हैं। अरे वो तो आज पूरे देश ने देखा,
पूरे देश ने देखा बहुत बहुत शुक्रिया। बस क्या हुआ थैंक यू। इस तरह का झगड़ा ठीक बात नहीं है। शाहजहांपुर में इस तरह झगड़ा ठीक जो बात नहीं। मुख्यमंत्री के बहुत बहुत गुरु शुक्रिया। हैं, मैं आप सबका किस बहुत आभार तरह प्रकट से करता हूँ। गंदा- बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से झगड़े का प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत आक्षेप के लिए ये जगह नहीं है। हम देश के डेमोक्रेसी के लिए बात कर रहे हैं। डिबेट खत्म करने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को अटल जी का वो बयान फिर से सुनाना चाहता हूँ। कृपया सुने। नमस्कार। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए,